नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र की जो टेक्नोलॉजी और आईटी की दुनिया है उसकी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास महाराष्ट्र का नया आर्थिक सर्वेक्षण है और कुछ हालिया रिपोर्ट्स भी हैं। और सच कहूं तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराष्ट्र वाकई भारत का अगला सिलिकॉन वैली बन रहा है या ये सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों का खेल है। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस आंकड़े से जिसने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में मतलब 17 सितंबर तक ही महाराष्ट्र से 1,20,752 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो चुका है। हाँ, और साल खत्म होने में अभी भी 3 महीने बाकी हैं। वही तो, ये आंकड़ा पिछले पूरे साल के, जो कि 1,79,275 करोड़ था, उसके बहुत करीब पहुंच रहा है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो मतलब रॉकेट की रफ्तार है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो सिर्फ आंकड़े का बड़ा होना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की कहानी है। पहले जब हम भारत से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करते थे तो दिमाग में बड़ी बड़ी आईटी सर्विस कंपनियां आती थीं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस। हाँ, जो विदेशी कंपनियों के लिए काम करती हैं। जी, लेकिन वो तस्वीर अब बदल रही है। मतलब ये पैसा अब कहाँ से आ रहा है फिर? ये पैसा अब सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट से भी आ रहा है। महाराष्ट्र में, खासकर पुणे और मुंबई में, छोटी और मिड साइज की सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छा। ये वो कंपनियां हैं जो ग्लोबल मार्केट के लिए अपने खुद के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बना रही हैं और बेच रही हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सही। हम सिर्फ एक सर्विस देने वाले देश से प्रोडक्ट बनाने वाले देश की तरफ बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र वो इन आंकड़ों में उस बदलाव को लीड करता दिख रहा है। नागपुर जैसे शहर से निकल सकता है, क्योंकि ये तो पूरी गेम ही बदल देगा। इसकी पूरी संभावना है, माहौल बन रहा है। हाँ। और ये माहौल सिर्फ बड़ी कंपनियों से नहीं बनता, ये जमीनी स्तर पर हो रहे काम से बनता है। और यहीं पर स्टार्टअप इकोसिस्टम की भूमिका आती है। हाँ, उसमें आते हैं। मैंने रिपोर्ट में एक लाइन पढ़ी और मैं सच में हैरान रह गया। उसमें लिखा है कि जनवरी 2025 तक भारत की कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 24% अकेले महाराष्ट्र से हैं। जी, 24%। मतलब देश का लगभग हर चौथा स्टार्टअप। ये कैसे संभव हुआ? कुछ साल पहले तक तो इस रेस में बेंगलुरु या दिल्ली एनसीआर का ही नाम था। देखिए, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है जिसे हम इनोवेशन का लोकतंत्रीकरण कह सकते हैं। इनोवेशन का लोकतंत्रीकरण? हाँ, मतलब पहले क्या होता था कि सारे अच्छे आइडियाज, फंडिंग और टैलेंट वो सब मुंबई, पुणे में ही सिमट कर रह जाते थे। सही। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण का एक और आंकड़ा इस कहानी को और मजबूत करता है। कौन सा आंकड़ा? कि राज्य के हर जिले में कम से कम 15 स्टार्टअप्स हैं। हर जिले में 15 स्टार्टअप्स। जी। अब यहाँ पर आप एक सवाल उठा सकते हैं, और उठाना भी चाहिए। हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल यही है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक शानदार हेडलाइन बनती है। लेकिन क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर इनोवेशन है, या फिर बस कुछ युवाओं ने एक छोटी सी वेबसाइट या ऐप बना लिया है जिससे सरकारी आंकड़ों में स्टार्टअप गिन लिया गया? इसकी असलियत क्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, ये सच है कि इनमें से हर स्टार्टअप अगला यूनिकॉर्न नहीं बनेगा। कई शायद फेल भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो आंकड़ा नहीं बल्कि मानसिकता में आया बदलाव है। आज नांदेड़, औरंगाबाद या कोल्हापुर का युवा भी अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, और उसे सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है। आप किस सिस्टम की बात कर रही हैं? यहाँ महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी यानी MSINS जैसी एजेंसियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। MSINS? हाँ, इसे आप सरकार का स्टार्टअप हेल्पर समझ सकते हैं। इसका काम ही यही है कि छोटे शहरों के इनोवेटर्स को फंडिंग, मेंटरशिप और नेटवर्किंग से जोड़ा जाए, ताकि अच्छे आइडियाज सिर्फ इसलिए ना मर जाएं क्योंकि वो मुंबई में नहीं है। और वो 500 करोड़ के फंड का भी जिक्र है। जी, सरकार का 500 करोड़ का वेंचर फंड भी एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक भरोसा है कि सरकार जोखिम उठाने को तैयार है। और यूनिकॉर्न्स का क्या? रिपोर्ट में जिक्र है कि भारत के 117 में से 27 यूनिकॉर्न्स महाराष्ट्र से हैं। ये एक बड़ा नंबर है। क्या हमें पता है कि ये ज्यादातर किस सेक्टर में है? कोई खास ट्रेंड दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, इनमें से ज्यादातर फिनटेक, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक स्पेस में है। अच्छा, जो मुंबई की पहचान से मेल खाता है। जी, लेकिन अब हम एडटेक और हेल्थ टेक में भी नए यूनिकॉर्न्स देख रहे हैं, जो दिखाता है कि इनोवेशन अब नए सेक्टर्स में भी फैल रहा है। तो हाँ, जमीनी स्तर पर बहुत कुछ हो रहा है।
ठीक है, तो ये तो हुई छोटे और मिड साइज इनोवेशन की बात। लेकिन जो एक बड़ी खबर हाल ही में आई है वो दिखाती है कि बड़े ग्लोबल खिलाड़ी भी महाराष्ट्र पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं, और वो भी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर। मैं बात कर रहा हूं सिंगापुर की कंपनी STD-GDC के निवेश की। बिल्कुल, 5,000 करोड़ रुपए, मतलब लगभग $600 मिलियन का निवेश। ये बहुत बड़ी रकम है। जी, और यह निवेश किसी फैक्ट्री ऑफिस में नहीं, बल्कि AI रेडी और लिक्विड कोल्ड डेटा सेंटर बनाने में हो रहा है। यही वो शब्द हैं जिन पर मैं बात करना चाहता था। AI रेडी और लिक्विड कूल्ड सुनने में बहुत हाईटेक लगते हैं। आम भाषा में इनका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, अगर डेटा एक नई करेंसी है तो डेटा सेंटर वो बैंक है जहां ये करेंसी रखी जाती है और प्रोसेस होती है। अब AI को प्रोसेस करने के लिए पुटहोन बैंक नहीं, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी और हाई स्पीड वाला किला चाहिए। अच्छा। AI रेडी का मतलब है कि ये डेटा सेंटर्स उसी किले की तरह बनाए जाएंगे जो AI मॉडल्स को ट्रेन करने और चलाने के लिए जरूरी भारी कंप्यूटिंग पावर को संभाल सकें। मतलब सुपरकार्स के लिए खास रेस ट्रैक जैसा। बिल्कुल सही, न कि आम शहर की सड़क। और ये लिक्विड कूलिंग, जब हजारों कंप्यूटर एक साथ फुल स्पीड पर चलते हैं तो वे अविश्वसनीय गर्मी पैदा करते हैं। हाँ। पारंपरिक एयर कंडीशनिंग से उन्हें ठंडा रखना बहुत महंगा और अक्षम है। लिक्विड कूलिंग एक एडवांस तरीका है जिसमें पाइप्स के जरिए तरल पदार्थ को सीधे उन चिप्स तक पहुंचाया जाता है जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। अच्छा। यह कहीं ज्यादा कुशल है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। तो ये निवेश दिखाता है कि महाराष्ट्र सिर्फ आज की नहीं बल्कि कल की टेक्नोलॉजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। यह सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक और सवाल उठता है। पूछिए। ठीक है, हमने भविष्य के लिए एक शानदार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन क्या हमारे पास इन एडवांस डेटा सेंटर्स को चलाने और मैनेज करने के लिए जरूरी स्किल्ड वर्कफोर्स है, या हम सिर्फ एक महंगा डिजिटल गोदाम बना रहे हैं जिसे चलाने के लिए हमें बाहर से एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे? ये इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पहलू है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना फिर भी आसान है, लेकिन उसे चलाने के लिए टैलेंट पूल बनाना वो सालों का काम है। सही। महाराष्ट्र के पास IIT बॉम्बे और पुणे यूनिवर्सिटी जैसे बेहतरीन संस्थान हैं जो अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स तैयार करते हैं, लेकिन चुनौती ये है कि AI, मशीन लर्निंग और डेटा सेंटर मैनेजमेंट जैसे खास स्किल्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर करिकुलम को अपडेट करने, इंटर्नशिप प्रोग्राम बनाने और रीस्किलिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका डर सही साबित हो सकता है कि हम सिर्फ डिजिटल रियल एस्टेट बनकर रह जाएंगे। तो एक तरफ तो भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे AI के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस टेक्नोलॉजी का असर आज आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ रहा है? इसी से जुड़ा एक दिलचस्प उदाहरण हमें सर्वे में राशन सिस्टम को देकर मिलता है। हाँ, और ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने या यूनिकॉर्न बनाने के लिए नहीं हो रहा है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सिर्फ दिसंबर 2024 में ही 1.51 करोड़ परिवारों ने आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए राशन लिया। 1.51 करोड़ परिवार एक महीने में, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है पारदर्शिता और चोरी पर लगाम। अच्छा। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति का राशन कोई और ले जाता था या कागजों में हेरफेर हो जाता था। अब आपकी उंगली का निशान ही आपका पहचान पत्र है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी तरह ई-श्रम पोर्टल का उदाहरण है, जहां 1.74 करोड़ असंगठित मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जी। ये वो लोग हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेहड़ी पटरी वाले, जो पहले किसी भी सरकारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं आते थे। अब सरकार के पास उनका डेटाबेस है और किसी भी योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा सकता है। ये एक तरह से मतलब गवर्नेंस को पूरी तरह से बदल रहा है। बिल्कुल। ये राज्य स्तर पर डिजिटल इंडिया का असल कार्यान्वयन है, और ये सिर्फ कुछ योजनाओं तक सीमित नहीं है। औरंगाबाद के पास बन रहे और एक शहर को देखिए। और एक जी, ये कोई आम शहर नहीं है, इसे एक स्मार्ट सिटी के तौर पर जमीन से बनाया जा रहा है। मैंने इसके बारे में सुना है, पर ये स्मार्ट सिटी है क्या? मतलब क्या वहां सिर्फ वाईफाई होगा? वाईफाई तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जिसे शुरू से ही टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया हो। यहाँ ट्रैफिक लाइट्स रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती हैं,
जहां पानी और बिजली की सप्लाई को एक सेंट्रल कमांड सेंटर से मॉनिटर किया जाता है। ताकि बर्बादी ना हो। बिल्कुल। और जहां सरकारी सेवाओं के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब कुछ एक ऐप पर उपलब्ध है और एक इसी विजन का एक जीता जागता पायलट प्रोजेक्ट है। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन फिर वही सवाल, क्या इससे एक नई तरह की असमानता पैदा होने का खतरा नहीं है? मतलब? एक तरफ और एक जैसा हाईटेक शहर होगा और दूसरी तरफ विदर्भ या मराठवाड़ा का एक दूरदराज का गांव, जहां शायद अभी भी बेसिक इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चुनौती हो। क्या हम एक डिजिटल खाई नहीं बना रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इस पूरी डिजिटल क्रांति का दूसरा पहलू है। हाँ। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी से शासन में पारदर्शिता आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये एक डिजिटल डिवाइड या डिजिटल खाई को और चौड़ा कर सकती है। अगर हर सेवा ऑनलाइन हो गई और एक बड़े तबके के पास उसे एक्सेस करने के लिए स्मार्टफोन, डेटा या डिजिटल साक्षरता ही नहीं है, तो वो लोग पीछे छूट जाएंगे। वो लोग विकास की दौड़ में और भी पीछे छूट जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर नीति निर्माताओं को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो आज के इस चर्चा से ये साफ है कि कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ महाराष्ट्र सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, स्टार्टअप्स की संख्या और एआई जैसे भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त तरक्की कर रहा है जी, जो उसे भारत के टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर स्थापित करता है। और दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी हो रहा है, जैसे राशन सिस्टम में पारदर्शिता लाना और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देना। लेकिन इसके साथ ही टैलेंट की कमी और डिजिटल डिवाइड जैसी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव की कहानी है, जिसके अपने मौके भी हैं और खतरे भी। तो इन सभी स्रोतों से ये स्पष्ट है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एआई डेटा सेंटर में भारी निवेश हो रहा है और डिजिटल गवर्नेंस को भी बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। इन सब से बहुत बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे महाराष्ट्र ये विशाल डिजिटल रीढ़ की हड्डी बना रहा है, वो डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा के जटिल चुनौतियों से कैसे निपटेगा। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि इस डिजिटल क्रांति का लाभ सिर्फ मुंबई पुणे के टेक कॉरिडोर या औरिक जैसे स्मार्ट शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि राज्य के हर गांव, हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचे। असली सफलता इसी संतुलन में छिपी है।